हमने एक और दो एलिमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सुपरविजन और मोटिवेशन। चलिए तीसरे एलिमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब, लीडरशिप। ध्यान से समझिएगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि जब केस स्टडी आती है और अगर हमें एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हो तो बच्चे मोटिवेशन और लीडरशिप में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बात, मोटिवेशन को एक बार फिर से समझाना चाहूंगी कि मोटिवेशन का मतलब है लोगों को स्टिमुलेट करना, उनके अंदर एक एनर्जी एनर्जी लेकर आना और इस तरीके से उनको कर देना कि वो डिजायर्ड मैनर में काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। लेकिन इस सभी को करने के लिए मोटिवेशन के अंदर हम लोग उनको कुछ मोटिवेटर्स दे रहे हैं, कुछ टेक्निक्स का हमने इस्तेमाल किया, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू है चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू है। ठीक है, सो मोटिवेशन इज क्लियर। लीडरशिप क्या है बेटा? चलिए अब लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप के अंदर मैं ये कहूंगी कि ये इस तरीके की एक प्रोसेस है जहां पर हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ उन्हें किसी भी तरीके का कोई झांसा नहीं दे रहे हैं, कोई लालच नहीं दे रहे हैं, कोई मोटिवेटर नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे हम उन्हें। सिर्फ हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे, हमारा स्टाइल ऐसा होगा कि हमारे स्टाइल को देख के वो हमारी तरह हमारे हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। सो बेटा लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बेसिकली हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो हमारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए और जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करने के लिए रेडी हो जाए। और ये कोई काम हम उनसे जबरदस्ती नहीं कराएंगे, अपनी मर्जी से पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ वो लोग ये काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने जो एक वर्ड यूज किया इन्फ्लुएंस, तो ये इन्फ्लुएंस का क्या है? कहां से सुन रहे हो ये इन्फ्लुएंस वर्ड तुम? इन्फ्लुएंसर से। ये इन्फ्लुएंसर्स क्या है? जिनको देख के तुम प्रभावित होते हो और अगर वो किसी एक मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो तुम भी तो उस इन्फ्लुएंसर के पीछे आवाज उठाना शुरू कर देते हो ना, करना शुरू कर देते हो ना, उनकी स्टोरीज को अपनी स्टोरीज पर टैग क्यों करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि तुम उनसे प्रभावित हो रहे हो। तो इन अ सिमिलर मैनर ये हमारी लीडरशिप भी हमें यही सिखाती है कि यहाँ हमारे कुछ लीडर्स होते हैं जो उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी उनके सबऑर्डिनेट हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, उनके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप में जो मेन कीवर्ड्स है वो है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। ठीक, तो चलो देखो, सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली। अपनी मर्जी से करेंगे, हम कोई जोर जबरदस्ती से उनसे काम नहीं करा रहे हैं। किस चीज के लिए? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाए। राइट, अब इसके फीचर्स क्या है, कैसी होती है लीडरशिप? लीडरशिप इंडिकेट करती है हमारे एक लीडर की एबिलिटी को कि वो सामने वाले को कितना प्रभावित कर सकता है। हर किसी के अंदर देखो ये चीज नहीं होती कि हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, कन्विंस कर सके कि वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, तो ये उसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, हम सामने वाले के बिहेवियर में एक चेंज लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरपर्सनल यानी कि एक रिश्ता शो करता है लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में। ये प्रोसेस हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे कुछ कॉमन गोल्स हैं और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब जब हम काम करेंगे तब तक हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल क्या होता है बेटा? लीडरशिप स्टाइल ना एक पैटर्न है। किस चीज का पैटर्न है? बिहेवियर का, बिहेवियर पैटर्न। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, अपने घर में देख लो। तुम्हारे घर में तुम्हारी प्यारी 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 भोली भोली मम्मी, कभी कभी तो मम्मी अपने बच्चों पर इतना प्यार बरसाती हैं, इतना प्यार बरसाते हैं कि यहाँ मजा आ जाता है कि हमें हर चीज मिल रही है, बढ़िया बढ़िया खाना बना के भी दे रही है और मम्मी बहुत प्यार से बात भी कर रही है। और कभी कभी वही मम्मी इतना तुमको डांटती हैं, इतने तुमको टोंट मारती हैं, इतने ताने सुनाती हैं कि तुमको ये फील होता है कि अरे हम इन्हीं के बच्चे हैं ना। और कभी कभी वो ना तो डांट रही हैं और ना ही प्यार से बात कर रही हैं, वो सिर्फ इतना कह रही हैं जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए। देखते हो ना मम्मी के ये इससे अलग अलग तरीके के रूप। चलो छोड़ो, और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अपने स्कूल में आप लोग देखते होंगे अलग अलग तरीके की टीचर्स आती है ना। कुछ टीचर्स आती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एकदम जैसा कहा है वैसे ही करना है, और उन टीचर के क्लास में एंटर होते तुम लोग भी बिल्कुल शांत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो किसी को बोलने ही नहीं देती हैं अपने सामने, आती हैं अपनी बात बोलती हैं और अपना काम कराती हैं और सीधे चली जाती हैं। और कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो पहले क्लास में एंटर करती हैं, आप लोगों से मिलती जुलती हैं, हाय हेलो करती है, आप लोगों के साथ मिलकर एक क्लास का माहौल बनता है और मिलजुल के आप लोग हंसते खेलते पूरी पढ़ाई करते हो।
और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं, वो आपको आपका काम असाइन करते हैं, फिर कोई इंटरफेयर नहीं करते, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, बस उनको उनके काम पूरा होने से मतलब होता है, उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल तब तक नहीं बोलते कुछ भी जब तक उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के देख रहे हो ना। बस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी बिहेवियर पैटर्न को लीडरशिप स्टाइल का नाम दिया गया, और इसी तरीके से हमें भी 3 लीडरशिप स्टाइल पढ़ने होंगे, जिसमें पहला लीडरशिप स्टाइल होता है मेरे बच्चे ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर। अब ये कैसा लीडर होता है बेटा, नाम में इसके वजन है ना, तो बस ये लीडर भी बहुत भारी भरकम होता है क्योंकि इसके पास होती है फुल अथॉरिटी। ये एक ऐसा लीडर होता है जो अपनी अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल करता है और अपने आप को बहुत बहुत कुछ समझता है। वही हमारे हिटलर साहब जैसे कि ये कहता है कि मेरे आगे किसी की जबान चलनी नहीं चाहिए, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद आगे तुम लोग काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये लीडर सिर्फ ऐसा है कि ये अपना ऑर्डर देता है और ये एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से कि वो उसकी बात को माने और उसका सारा काम पूरा करे समय से। प्लस क्योंकि ये सामने वालों को बोलना अलाउड नहीं कर रहा तो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, पूरा बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है। प्लस इनके लिए बोला जाता है कि ये होते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब एक बार जो कह दिया तो फिर ये अपनी बात से भी नहीं पलटते हैं, यानी कि जो एक बार सो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, चलिए देखो जरा। An autocratic leader gives the order and expects his subordinate to obey those orders, कि एक बार हमने आपको ऑर्डर दे दिया उसके बाद आपको उसको पूरा करना है। If a manager is following this style, then communication is one way. तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, वन वे होता है, और यहाँ पर जो भी कमांड दी है मैनेजर ने उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। कैसे लीडर होते हैं, डॉगमेटिक होते हैं, जो अपनी बात को चेंज नहीं करते, ना ही उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते, कि एक बार जो मैंने कह दिया ये नहीं कि अगली बार कुछ और उससे विपरीत कह रहे हैं। तो जनरली ऐसा ऑटोक्रेटिक स्टाइल हम कब यूज करते होंगे, जब हमारे पास समय की कमी हो, स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग भी हो और स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, और हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंट नहीं है इसलिए हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आगे से कुछ बोले, हमने जैसा कह दिया इसलिए हमें वैसा ही काम कराना है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर्स क्या होते हैं। डेमोक्रेटिव, अब डेमोक्रेटिव तो सबका होता है, पार्टिसिपेटिव यानी कि मिलजुल कर। तो ये एक ऐसा लीडर होता है जो ग्रुप में रहकर काम करना पसंद करता है, जो अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनके सजेशंस, उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है, उनकी बात सुनता है, तब जाकर कोई डिसीजन लेता है और उनके बीच में रहकर काम करता है। अगर मैं आपसे ऑटोक्रेटिक की बात करूं तो बेटा इसमें हमें डायग्राम्स ही बना के आने होंगे। तो जैसे ये अगर हमारा लीडर है, ठीक है, तो लीडर के साथ ये रहे उसके सबऑर्डिनेट बी, सी और डी, और यहाँ पर जो एरो है सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। बट यहीं पे अगर मैं पार्टिसिपेटिव वाले और डेमोक्रेटिव वाले लीडर की बात करूं तो इसके डायग्राम के अंदर आपका जो लीडर आपको देखने को मिलेगा वो बीच में बैठा है और उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो उसके अगल बगल में बैठे हैं, और टू वे कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर ए बी से बात कर रहा है तो बी भी ए से यहाँ पर बात कर सकता है। तो लीडर जो है वो अपने ग्रुप में रहकर यहाँ पर काम करता है और सजेशंस और ओपिनियंस जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के सुनता है पूरी बात। ठीक, सो डॉगमेटिक लीडर विल डेवलप द एक्शन प्लान्स एंड मेक्स द डिसीजन इन कंसल्टेशंस विद हिज सबऑर्डिनेट, कि पूरा कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं। He will encourage them to participate in decision making, डिसीजन मेकिंग में पूरा पार्टिसिपेशन कराता है, रिस्पेक्ट करता है दूसरों के ओपिनियंस की, और यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट को सपोर्ट करता है कि वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करे और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करे। उसके बाद आता है बच्चे हमारा लेजर स्पेयर और द फ्री रेन लीडरशिप। अब ये ऐसा लीडरशिप है कि भाई मैंने तो देखो तुम्हें काम सौंप दिया, देखो लीडर तो मैं ही रहूंगा, मेरी वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन मैं आपके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ तब करूंगा जब मुझे लगेगा कि चीजें हद से आगे बढ़ रही है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो। अदरवाइज मैंने आपको काम सौंप दिया है, आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से आके आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं पूरे टाइम आपके साथ बैठा रहूं और आपके ऊपर नजर रखता रहूं, ऐसा लीडर मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो ये लीडरशिप कब इस्तेमाल होती होगी, जब हमारे एम्प्लॉइज इतने कॉम्पिटेंट है कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, और जहां पर हम अपने सबऑर्डिनेट्स का, यहाँ पर कह सकते हो कि अपने एम्प्लॉइज का जो रोल है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तब हम इस तरीके की लीडरशिप का इस्तेमाल करते हैं, और ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं यू स्टाइल। ठीक है, कि आप हो यहाँ पे सब कुछ। सो सच अ लीडर डजंट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर, ये अपनी पावर का इस्तेमाल करने में बिलीव नहीं करता अनलेस इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो,
यहाँ फॉलोअर्स को हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दिया जाता है कि वो अपने रूल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना तरीका खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपना काम उन्हें कैसे करना है, इवन अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी वो खुद निकाल सकते हैं। मैनेजर वहां पर है उनको सपोर्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए सिर्फ। तो अगर ऐसे वाले लीडरशिप स्टाइल के डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये सारे सबऑर्डिनेट है, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो लीडर है वो साइड में अपनी कुर्सी डाल के बैठा हुआ है, उसे मतलब नहीं आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे सिर्फ अपना काम पूरे होने से मतलब है। ठीक है, समझ गए लीडरशिप स्टाइल्स आप लोग? तो लीडरशिप भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ विच इज कम्युनिकेशन। तो अब कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे मैं कहूंगी कि सारे के सारे एलिमेंट्स अधूरे हैं अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। कैसे करोगे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट, कैसे करोगे उनसे वो सारी बातचीत, उनको इंसेंटिव्स के बारे में कैसे बताओगे अगर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो? सुपरविजन कैसे होगा, लीडरशिप कैसे होगी? तो बेटा कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है डायरेक्टिंग के अंदर, और मैं तो कहूंगी कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके और हमारे बीच में लिंक भी ये कम्युनिकेशन ही तो है जो आपको हमसे जोड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम एक्सचेंज करते हैं, क्या हम क्रिएट भी करते हैं, हम यहाँ इंफॉर्मेशन बनाते भी हैं और उसको शेयर भी करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा जा सके। यानी कि एक चीज पर अगर हमें पहुंचना है तो इसलिए उसको क्या बोला गया है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या एक्सचेंज किया जाता होगा? बेटा कुछ आइडियाज होते होंगे, व्यूज होते होंगे, फैक्ट्स होते होंगे, फीलिंग्स होती होंगी, और आपस में उस चीज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा रहा होगा। होता है ना यार, हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि किसी के साथ तो हम उस उतार चढ़ाव को बांट पाए, किसी का तो कंधा मिले जिसके ऊपर सर रखकर हम रो पाए, या थोड़ी देर आराम ले सके, या 2 मिनट चैन की सांस ले पाए, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे, बट हाँ एक कम्युनिकेशन ऐसा भी है जहां पर बॉस रोज किसके साथ घर जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन होता है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो बेटा ये जो अब आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर जो हमारे दिल्ली रीजन का सीबीएसई का जो पेपर आया था, बहुत सारे बच्चों को इस वाले डायग्राम ने फंसाया, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक क्वेश्चन आया केस स्टडी के अंदर, और बहुत सारे बच्चे जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए तो डायग्राम उनको इतना ज्यादा याद नहीं रहा। तो बेटा हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई 10% पेपर जो है वो ऐसा कोई ना कोई उसके अंदर टॉपिक डालती है जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, है ना, ताकि वो वाला जो 10% पोर्शन है वो सिर्फ वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए जो सीरियसली बढ़िया तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके गए हैं। क्योंकि मैं कहूंगी कि 80 to 90% पेपर हर कोई गेस कर सकता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि इतना अंदाजा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ये इतने साल पढ़ाते पढ़ाते कि ठीक है यार ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। लेकिन वो 10% पोर्शन ऐसा होता है जो हमारे जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सच में बहुत मेहनत करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं वही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो हम तो उन्हीं में से है ना, हमें तो वो 10% भी अटेम्प्ट करना है। तो हम हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं। हमने कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जो हमारे मार्क्स डिडक्ट कराए। ठीक है बच्चे, तो देखो ये हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस को समझाता है। अब आप जरा डायग्राम से समझ लेना, उसके बाद मैं डिटेलिंग बता दूंगी। देखो किसी से भी अगर आपको बातचीत करनी है, मान लो हमारे राजू को रजनी से बात करनी है, राजू को, ये हमारा राजू, इसके दिल में कुछ बात है बहुत टाइम से। जब से राजू ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था क्लास 11 में, तब से उसके दिल में एक बात थी, और उस बात को वो रजनी तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि अब स्कूल खत्म होने वाला है। तो उसको लगा कि यार इससे पहले स्कूल ही खत्म हो जाए, कम से कम मैं अपने दिल की सारी बातें तो कह दूं, है ना। तो राजू के दिल में एक बात है, एक इमोशन है, एक चीज है जो वो रजनी को बताना चाहता है। तो बेटा जो बंदा कम्युनिकेट स्टार्ट करता है, जिसकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है सेंडर। और जिस तक वो कम्युनिकेशन पहुंचाना है, जिसके लिए तुम इतना सब कुछ करने के लिए जा रहे हो, बेटा वो कौन है? वो होते हैं हमारे रिसीवर। तो यहाँ पर रजनी कौन है? रिसीवर। तो सेंडर कौन है? जहां से मैसेज स्टार्ट हुआ है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, किससे करना चाहता है, वो कौन होता है? रिसीवर। अब इसके बीच में क्या हो रहा है? तो राजू ने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में अपने दिल की सारी बातों को उसने बयां किया, सारे इमोशन भर भर के उसने विद सो मेनी इमोजीज जो है वो उसने लिख दिए। अब तुम्हें क्या लगता है कि राजू
वो 90s 80s का हीरो है क्या जो चिट्ठी में लिखेगा? चिट्ठी बोले तो व्हाट्सएप मैसेज मेरे प्यारे बच्चों, तुम समझते नहीं हो। तो यहाँ उसने एक व्हाट्सएप मैसेज लिखा, व्हाट्सएप मैसेज। तो बेटा मैसेज क्या है? मैसेज, मैसेज का मतलब होता है वो कंटेंट जिसको आप शेयर करना चाहते हो। वो कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कोई इमोशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैसेज क्या है? वो कंटेंट जो आप शेयर करना चाहते हो। अब जब व्हाट्सएप पे ये मैसेज उसने किया होगा, करके पूरा टाइप किया और उसने सेंड बटन क्लिक किया, सेंड बटन क्लिक किया, तो यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट होती है एनकोडिंग। अब ये एनकोडिंग क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एनकोडिंग का मतलब होता है, कभी अपने व्हाट्सएप मैसेज पे वहां पर देखना, व्हाट्सएप चैट पे स्टार्टिंग में लिखा होता है दैट योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड टू दिस, एक लाइन लिखी होती है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका मैसेज या आपका इमोशन या आपकी प्यार भरी बातें कोई और ना पढ़ सके, समझ सके, किसी और रजनी को वो मैसेज ना पहुंच जाए या वो ना उसको समझ सके। तो इसीलिए आपके उस ओरिजिनल मैसेज को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कुछ कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कन्वर्टिंग योर ओरिजिनल मैसेज इनटू सम अनरीडेबल फॉर्मेट और यू कैन से सम कोड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग, ठीक है। अब ये एनकोड होकर जब आपका मैसेज मीडिया में जाता है, मीडिया मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज जा रहा है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप किया तो इंटरनेट के थ्रू आपका जो मैसेज है वो ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो वो इंटरनेट और यू कैन से वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है आपकी, वो आपका मीडिया हो गया, ठीक है। मीडिया मतलब वो सोर्स जिसके थ्रू आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो। अब जैसे ही रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचने वाला होगा, उससे पहले ही उस मैसेज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो हमने रास्ते में मैसेज को बदल दिया ताकि किसी और को वो मैसेज समझ में ना आए, पर जैसे ही रिसीवर तक, भाई रजनी को ही समझ में नहीं आएगा मैसेज तो क्या ही फायदा होगा? भाई रजनी नहीं समझ पा रही है मैसेज, तो बेचारे राजू का इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखने का क्या फायदा हुआ? तो हमने किया डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है? ओरिजिनल मैसेज को फिर से लेकर आए वापस, कि जो भी हमने वो सिंबल के फॉर्म में उस मैसेज को कन्वर्ट किया था, उसको फिर से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर दिया, ताकि रजनी यानी कि रिसीवर तक उस मैसेज का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो पहुंच पाए, यानी कि रजनी उस मैसेज को समझ पाए, ठीक है। तो रिसीवर तक पहुंच गया मैसेज। अब भाई हमारी रजनी को उसकी बात समझ आई या नहीं आई, ये हमारे राजू साहब को कैसे पता चलेगा? जब तक वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आएगा। राजू साहब ने मैसेज भेज दिया है, ब्लू टिक लग चुका है, दैट मीन्स मैसेज तो रजनी जी ने पढ़ लिया है, बट रजनी जी का जो सवाल, रजनी जी का जो आंसर है वो राजू जी तक पहुंचना भी तो चाहिए। तो रजनी जी ने तुरंत अपने व्हाट्सएप पे वो 3 जो डॉट थे उस पर क्लिक किया, उसमें एक ऑप्शन था ब्लॉक एंड रिपोर्ट, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। तो रजनी जी थोड़ी सी दिलदार निकली, से ब्लॉक करके छोड़ दिया। और जैसे ही ब्लॉक करके छोड़ दिया, राजू जी को जो रजनी जी की प्यारी प्यारी खूबसूरत सी डीपी दिख रही थी ना बच्चों, वो डीपी दिखने ही बंद हो गई, और अब राजू जी कोई मैसेज भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो राजू जी को क्या मिल गया बच्चे? राजू जी को क्या मिल गया? फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है दैट रिसीवर हैज अंडरस्टूड योर मैसेज। रिसीवर को आपका मैसेज समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये उसके फीडबैक से, उसके रिस्पॉन्स से आपको पता चलता है। तो वो रिस्पॉन्स क्या कहलाता है बच्चे? वो रिस्पॉन्स कहलाता है फीडबैक, ठीक है। अब इन सब चीजों को मैंने पढ़ाया। अब आप कहेंगे मैडम बीच में एक चीज आपने नहीं पढ़ाई, वो क्या है? ये सूरज नहीं पढ़ाया आपने। बेटा ये सूरज नहीं है, ये नॉइज है। नॉइज, नॉइज क्या होता है? अब इसके अंदर शोर। शोर कैसा होता है कि जब आप अपने मैसेज को ट्रांसफर कर रहे थे तो उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें होती है। अब रुकावटें क्या होती है? बेचारा राजू मैसेज टाइप करके जैसे उसने भेजा, मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। क्यों सेंड नहीं हुआ? इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं था। मान लो चलो राजू जी ने वो मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं लिख के उसने कॉल मिलाई थी, कॉल किया था। कॉल करते करते कभी कभी आप बोलते हो ना यार वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। ये सब क्या है? नॉइज है, कि जब आपका मैसेज वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, पहुंचने में बीच में जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, जितनी भी रुकावटें आ रही है, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सभी क्या होती है बच्चे? वो सभी होती है नॉइज, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ आ गई होगी, और भूलना मत इन एलिमेंट्स को बिल्कुल भी। प्रोसेस पूछेंगे तो बेटा ये आपको एलिमेंट्स इसी तरीके से लिखने हैं, इसी सीरियल में जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एलिमेंट्स पूछे हैं तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंडर देख लो फटाफट से क्या होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपने थॉट्स और आइडियाज को कन्वे करना चाहता है। मैसेज क्या है? वो कंटेंट है जिसमें आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एनकोडिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो मैसेज को कुछ कम्युनिकेशन सिंबल में, कोई वर्ड, पिक्चर, गेस्चर कुछ भी हो सकता है ये। मीडिया क्या है? वो पाथ
जिसके थ्रू आप अपने एनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो अपने रिसीवर तक, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, फेस टू फेस है, फोन कॉल के थ्रू है या फिर इंटरनेट के थ्रू है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना एनकोडेड सिंबल्स को, सेंडर ने जो भी मतलब भेजा था उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा आपका कम्युनिकेशन। फीडबैक मतलब वो सारे एक्शन जो रिसीवर ने लिए होंगे ये बताने के लिए कि हाँ हमने तुम्हारा मैसेज समझ लिया है और ब्लॉक भी तुम्हें कर दिया है। नॉइज क्या हो सकता है? नॉइज वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंसेस है या वो रुकावटें हैं जो आपके कम्युनिकेशन में आ सकती है, जैसे कि कंफ्यूजिंग सिंबल्स यानी कि एम्बिगुअस सिंबल्स, कंफ्यूजिंग सिंबल्स आप इस्तेमाल करते हो, और गलत पुअर टेलीफोन कनेक्शन है आपका, रिसीवर अटेंटिव है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आपकी बातचीत में, डिकोडिंग सही नहीं हुई है और आपने जो भी उसके अंदर पोस्चर्स वगैरह यूज किए थे, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज था वो उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो अब बच्चे आते हैं कम्युनिकेशन के आगे कुछ चीजों की तरफ कि कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है। बेटा कम्युनिकेशन वैसे दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब नाम से आप समझ गए होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें सारी बातें कैसी होती होंगी, वही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी काम की बात, और इनफॉर्मल मतलब जो ऐसी बातें जो बेकाम की हो, पर हाँ उस बातों को करने में मजा बहुत आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो सिर्फ काम की ही बातें होती है सारी, लेकिन जो असली बातें होती है वो तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होती है। ठीक है, तो पहले फॉर्मल को समझ लेते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो ऑफिशियल चैनल्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको दिखती है, यानी कि वही हमारी स्केलर चेन के थ्रू जो आप बातचीत कर रहे हो, चेन ऑफ कमांड, वही हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन को अराइज करता है। बेसिकली ये सुपीरियर या सबऑर्डिनेट के बीच की बात है, सबऑर्डिनेट या सुपीरियर के बीच की बात है सॉरी, एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं या सेम लेवल के मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, ये सभी चीजें हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। ये जनरली हम इस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं और ऑफिस के अंदर इस चीज को फाइल करके रखा जाता है। ठीक है, अब बच्चे फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हमारे दो तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये हमारे कम्युनिकेशन का अगर एक डायग्राम शो करे, तो एक कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से वर्टिकल और एक कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। अगर मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की बच्चे बात करूं तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखो अपर पोर्शन शो करता है सुपीरियर को और लोअर पोर्शन इसका शो कर रहा है सबऑर्डिनेट को, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाता है ना, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। तो जब कम्युनिकेशन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है, यानी कि जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बातचीत करने के लिए जा रहा है, देन इट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सुपीरियर जा रहा है ना सबऑर्डिनेट के पास, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्यों जाएगा एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के पास? उसे कुछ ऑर्डर देना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, उसके बाद जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर के पास बात करने जा रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के पास बात करने जा रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्यों जाएगा? कि भाई काम पूरा हो गया है, उस चीज को बताने के लिए, छुट्टी चाहिए उस चीज की बात करने के लिए। तो ये सारी चीज क्या कहलाएंगी? या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और किसका पार्ट है? वर्टिकल कम्युनिकेशन का। तो सुन लो जरा, वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? जहां पर सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर बातचीत हो रही है, जैसे कि एप्लीकेशन की लीव की एप्लीकेशन दी जा रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, या फिर उनको किसी भी तरीके की कोई भाई सिक लीव्स चाहिए या छुट्टी चाहिए, एडवांस मनी चाहिए, तो उस चीज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब होगा? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जैसे कि नोटिस दे देना कि एक मीटिंग होने वाली है, ऑर्डर दे देना कि आपको काम कब कंप्लीट करके देना है, गाइडलाइंस दे देना, तो उसके लिए हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल या जिसको मैं कहूँ लेटरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखो सेम लेवल है, देखो यहाँ तो लेवल डिफरेंट था बट यहाँ तो लेवल सेम है। तो जब दो सेम लेवल के एम्प्लॉयज आपस में बात करते हैं, या मैं कहूँ दो सेम लेवल के मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है या मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो हमारा लेटरल कम्युनिकेशन होता है। सो इट टेक प्लेस बिटवीन द एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल। सो दिस इज द कीवर्ड। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है रिगार्डिंग द डिलीवरी शेड्यूल, प्रोडक्ट का डिजाइन और क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? यही है मजेदार कम्युनिकेशन, जहां पर हम सारी दुनिया जहां की बातें करते हैं, क्योंकि ये हमें देता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। कई बार ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि काम काम काम, नो आराम, और ये सब
परेशान कर देता है। तो हमें चाहिए होता है कि यार थोड़ा हंस बोल ले, किसी के साथ थोड़ा सा हंस खेल ले, भले हमारे बॉस ही क्यों ना बैठा है हमारे साथ, बॉस के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। प्लस थोड़े से जो र्यूमर्स वगैरह भी तो फैलाने होते हैं ना, अफवाहें फैलानी है कि मैंने बॉस को देखा था कल वहां पे पिक्चर हॉल में बैठे हुए थे हमारे बॉस जी या आपके ही किसी एक एम्प्लॉय के साथ, तो ये सारी अफवाहें भी तो फैलानी है। तो कहाँ फैलती है सारी अफवाहें? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो बेटा ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी फॉर्मल चैनल को फॉलो नहीं करता, और इसे हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन मतलब वही अंगूर की बेल की तरह जो जैसे अपनी जड़ें हर जगह फैला लेती है, इसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बस एक बार शुरू हो जाए, एक बार तुम्हारा कैंटीन में जो ग्रुप बन गया ना, उसे तुम फॉर्मल में ले जाके मानोगे, इसकी जड़ें पूरी तरह फैला दोगे तुम हर जगह पर, ठीक है। सो इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शन। कोई लेवल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर इस तरीके की फॉलो नहीं होती। क्या होता है, जैसे कैंटीन में बैठकर चिट चैट कर रहे हो, सुपीरियर के बिहेवियर, सुपीरियर की बुराई कर रहे हो, चुगली कर रहे हो बैठ के, तो चुगली ग्रुप तुम्हारा यही बनता है। र्यूमर्स फैलाना, एम्प्लॉयज के ट्रांसफर के बारे में मुझे पता चला है बॉस ने ट्रांसफर करने वाला है यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज को, तो ये सारी जो चुगलियां करनी होती है वो कहाँ होती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब फटाफट से डिफरेंस देख लो। पहला है मीनिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑफिशियल प्लेस पे बनता है लोगों के बीच में, जहां पर सिर्फ काम से रिलेटेड बात होती है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में बनता है ताकि उनकी सोशल नीड पूरी हो सके। फ्लो, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली कैसे भी हो सकता है, ये तो सभी डायरेक्शन में होता है। वर्बल और रिटर्न की बात करूं तो ये जनरली रिटर्न ही होता है, ये वर्बल ही होता है, यहाँ पर हम लिखते कम है। स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, यहाँ पे कोई ऐसा र्यूमर्स नहीं होता क्योंकि सिर्फ काम की बात है, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में है। यहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि कौन किसके कान में क्या बात कह दे किसी को यहाँ पर पता नहीं चलता। स्केलर चेन डेफिनेटली हमारा जो है वो यहीं पे फॉलो होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्केलर चेन नहीं है। पर्पस, यहाँ हमें अपना ऑफिशियल पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। यहाँ सोशल पर्पस है, पर्सनल नीड सेटिस्फाई करनी है, सोशल नीड सेटिस्फाई करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की तरफ। ये है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। कम्युनिकेशन करते टाइम बहुत सारी रुकावटें आती है, तो उन्हीं रुकावटों को हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया। एक रुकावट ऐसी है, मतलब एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, जिसे हमने बोला सिमेंटिक बैरियर। दूसरा हमारे पास आता है बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ लोचा है उसकी वजह से बैरियर आ रहा है। तीसरा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना काम खराब कर रहा है, उसने खुद ही ऐसी चीजों को क्रिएट कर रखा है कि जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो जाता है। फोर्थ है हमारे पास पर्सनल बैरियर, हमारे दिल में कुछ दिक्कत चल रही है, मतलब दिल में दिक्कत चल रही है इसका मतलब मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ हमारा पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या कुछ कम्युनिकेशन को कम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक टाइप ऑफ बैरियर में काउंट होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर से। जब भी आपको वर्ड दिखे सिमेंटिक बैरियर तो ध्यान रखना ये एक ऐसा बैरियर है विच इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया दैट इट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, ठीक है, विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कि कई बार लोगों के शब्द, लोगों के सेंटेंसेस, उसमें कुछ एरर होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आ जाता है। और तुम लोग तो बहुत ही वाकिफ हो यार इससे, तुम लोग भी तो करते हो ना सिमेंटिक बैरियर, तुम लोगों से बढ़कर और कौन ही करता है सिमेंटिक बैरियर। तुमसे क्वेश्चन में पूछा कुछ जाता है, तुम लिख के कुछ और आते हो, कई बार तुम क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हो तुम्हारी बेचारी टीचर नहीं समझ पा रही होती है, इतनी हाई फाई इंग्लिश लिखते हो तुम लोग, तो हमें नहीं समझ में आती है। तो भाई वहां पर कौन सा हो रहा होता है बैरियर? सिमेंटिक बैरियर बच्चों। अब सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? इट अराइजेस ड्यू टू द प्रॉब्लम इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आपने भी देखा ना कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है, उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग होता है, तो कई बार वहीं पर जाकर ये सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाता है, जहां पर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, गलत ट्रांसलेट कर रहे हो, डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहे हो मीनिंग को, या मिसअंडरस्टूड कर रहे हो किसी के एक्सप्रेशन को, तो वो सब सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला बैरियर है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मैसेज लिखना ही नहीं आता है तुमको, कुछ भी लिखना नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी इंग्लिश के पेपर में राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, नोटिस लिखना है, फिर तुम कहते हो मैडम ने नंबर नहीं दिया। अरे भाई उसको ढंग से लिखो तो सही, या तो तुम कुछ गलत वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो, वर्ड्स लिखना भूल जाते हो, तो मैडम नंबर कैसे देगी? तो मैसेज कैसा होता है बच्चे? बैडली एक्सप्रेस मैसेज। तो जब आपके मैसेज का सामने वाला नहीं मतलब समझ पा रहा, क्यों? क्योंकि आपने उसको ढंग से कन्वे ही नहीं किया। कई बार होता है ना कि हम अपनी बात को ढंग से कह नहीं पा रहे, हमें शब्दों की कमी लगती है कि यार दिल में तो बहुत कुछ है, बस जुबान तक नहीं आ रही वो चीजें, कि दिल में तो बहुत कुछ है कहने को, दिल में तो हम पूरे खत लिख दे, तुम्हें पूरा का पूरा एक एस्से लिख दे,
लेकिन वो बात बस हम कह नहीं पा रहे। तो कई बार होता है कि लोगों के पास बोलने को बहुत कुछ होता है, नॉलेज भी बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पा रहे, कन्वे नहीं कर पा रहे अपना मैसेज। तो ऐसे में वो मैसेज क्या हो जाता है बच्चे, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। ठीक है, सो रीजंस में इंक्लूड जहां पर क्या क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, आपके पास शब्दकोश की कमी है, उसके अलावा आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्ड की जरूरत थी लिखने की वो वर्ड आपने नहीं लिखा है, पुअर सेंटेंस आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, उसके बाद सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं हम लोग, या मीनिंग होते भी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही यूज किए मैंने, कि एक सिंगल के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, तो रिसीवर उसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट करता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक शब्द है हमारे पास वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, इस रिंग की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू से मतलब कीमत से भी है, यहाँ पर वैल्यू से मतलब इंपॉर्टेंस से भी हो सकता है। आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ देखो वैल्यू इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो अलग अलग चीजों का अलग अलग यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और अगर हमने गलत परसेप्शन लिया यानी कि गलत सोचा उस चीज के बारे में, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कहना कुछ और चाहते थे मैसेज में, सामने वाले ने समझ कुछ और लिया, तो कई बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद आता है बेटा फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि कई बार किसी एक मैसेज को एक मैसेज से दूसरे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब अगर हमारा जो ट्रांसलेटर है यानी कि जिसने उस मैसेज को कन्वर्ट करना था वही सही नहीं है, तो इसके लिए एग्जांपल मैं आपको 3 इडियट्स वाली मूवी में लेकर जाऊंगी। वहां पर हमारे चतुर साहब जी ने कितनी बढ़िया स्पीच दी थी, आप सभी लोगों को याद होगी। अब वो जो उन्होंने वहां पे स्पीच दी और उसके बाद जो डिजास्टर हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था कि भाई चतुर साहब को हिंदी नहीं आती थी इतनी अच्छे से, उनको तो इंग्लिश आती थी। अब जब उन्हें हिंदी में स्पीच देने के लिए कहा गया और क्योंकि उन्हें बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता था, तो वो जो मैसेज दे रहे थे उस भरी सभा में, जो वो स्पीच दे रहे थे, वो हो गई थी ना खराब। क्यों? ट्रांसलेशन फॉल्टी था उसका, उसके ट्रांसलेशन में गलतियां थी, वो तो खैर जानबूझ के किया गया था, बट मैसेज यही जाता है कि अगर हमारा ट्रांसलेट प्रोफिशिएंट नहीं है दोनों लैंग्वेजेस में, तो एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और मीनिंग भी बदल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन का मतलब होता है जब अपने आप से या बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने कोई बात कही, मैंने कहा अच्छा समझ गए ना तुमने कहा हाँ हम समझ गए ना, तो मैंने आगे बढ़कर तुमको ये कहा कि भाई देखो ये काम ऐसे होगा ना, तुमने बढ़कर आगे मुझसे पूछा कि अच्छा मैम क्या ये काम ऐसे होगा, तो ऐसे में ये अजम्पशंस जो होती है वो अनक्लैरिफाइड रह जाती है। तो इसमें भी हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक बार एक बॉस ने अपने एक ड्राइवर को बोला टेक केयर ऑफ द गेस्ट। अब यहाँ पर टेक केयर ऑफ द गेस्ट से उस बॉस का मतलब था कि जब तक ये गेस्ट यहाँ पर है ना, इनके रहने खाने घूमने फिरने सबका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ड्राइवर ने सोचा कि बीइंग अ ड्राइवर मेरा काम क्या होगा कि बस इनको इनके भाई अकोमोडेशन तक पहुंचाना है, जहां इनके रहने की व्यवस्था है मुझे बस वहीं तक इनको पहुंचाना है, मेरा काम खत्म। अब वो उनके फॉरेन गेस्ट थे जो स्पेशली आए हुए थे यहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग के लिए, ड्राइवर तो उनको छोड़ के भाग गया कि उसको लगा उसका काम यहीं पर हो गया। अब सफर कौन कर रहा है? सफर वो बेचारा गेस्ट कर रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होगा, क्योंकि ना तो बॉस ने आगे बढ़कर उसको पूरी बात बताई, ना उस ड्राइवर ने आगे बढ़कर वो सारी बात पूछी। तो इसे बोलते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जहां पर रह गई लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और इनकन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे टेक्निकल जार्गन। मेरा अपना बहुत फेवरेट है ये वाला बैरियर, टेक्निकल जार्गन। और टेक्निकल जार्गन जो होता है वो होता है स्पेशल वर्ड से रिलेटेड, कि देखो हर एक फील्ड के ना अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं हर एक प्रोफेशन के, है ना। जैसे कि मेडिकल लाइन के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, क्रिकेट के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, हमारे देखो बिजनेस में कितने सारे हम लोग वर्ड्स यहाँ पर सीखते हैं। तो टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कि कई बार जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, एक दिन मैं अपना चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट में बहुत सारे वर्ड्स लिखे मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, और मैंने तो बहुत सारे वर्ड्स को गूगल करके भी देखा तो उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए थे कि मेरे समझ में तो नहीं आए। और डॉक्टर साहब ने एक ही बारी में रिपोर्ट देखी और फटाफट उन वर्ड्स का मुझे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बता दिया। अब वो मुझे क्यों बता पाए उसका मीनिंग? क्योंकि भाई वो स्पेशलिस्ट थे उस फील्ड के। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ स्पेशलिस्ट लोग आ जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। और कई बार कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं कि पेशेंट को बता रहे होते हैं उनकी बीमारी उनके तगड़े तगड़े मेडिकल टर्म्स में। अरे भाई आप सामने वाले की वो भी तो देखो कि वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसको समझ में आ रहा होता तो तुम्हारे पास क्यों आता,
है ना। तो कई बार वो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करते टाइम, जो हो सकता है किसी नॉन स्पेशलिस्ट बंदे को नहीं समझ में आता हो, तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि वो हाँ हाँ तो कर रहे हाँ ठीक है, लेकिन समझ उसे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मतलब कि तुम्हारे इशारे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखें, तुम कह कुछ रहे हो और बोल कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो। वो कहावत हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ ऐसी है ना, तो बस वही यहाँ पर भी चल रहा है कि बॉस हमें टोंट मार रहा है लेकिन फेस पे एक स्माइल है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसके जोक पे हमें हंसना है या मुंह नीचे करके खड़े रहना है और सॉरी बोलना है। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। तो बेटा यहाँ पर यही समझाया गया कि हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं और जो हमारे जेस्चर्स हैं उनका मीनिंग अलग अलग नहीं होना चाहिए। इफ द स्पोकन वर्ड्स इन बॉडी लैंग्वेज डू नॉट मैच, अगर जो बोला जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है अगर उसमें कोई मैच नहीं है तो कंफ्यूजन आएगी और इनकरेक्ट परसेप्शन जो होगा वो मैसेज का हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? अरे भाई आ जाओ नीचे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि तुम्हारे दिमाग का लोचा है जो बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो कई बार हमारे इमोशन, हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो बैरियर्स का काम करते हैं। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड, अब चाहे वो सेंडर का हो चाहे रिसीवर हो, दोनों के ही स्टेट ऑफ माइंड, दोनों की दिमाग की जो स्थिति है वो अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से ही लोगों के बारे में धारणाएं बना लेना, जिससे मैं तो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे जूझ रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे एग्जांपल्स देना पसंद करती हूँ जिसको बच्चे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, और कई बार वो एग्जांपल मैं खुद पे भी ले लेती हूँ। अभी पीछे भी आपने देखा होगा एक दो टॉपिक से मैंने अपने से रिलेटेड एग्जाम्पल बताए, और जब ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया था तो एक अलग ही तरीके का प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मेरे साथ चल रहा था। आज जब मैं इस चैप्टर पे हूँ तो आज भी एक अलग तरीके का प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मेरे साथ चल रहा है कि लोगों ने पहले से ही बहुत सारी धारणाएं मेरे बारे में बना ली हैं बिना वो काम हुए। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा सामने वाले पर्सन को आपको एक मौका देना है कि वो उस काम को पहले करे, फिर आप उसके बारे में किसी भी तरीके का एक जजमेंट क्रिएट करे कि यार ये बंदा वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है कि कई बार हम लोगों के बारे में पहले से ही कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेते हैं। प्री कंसीव्ड नोशन मतलब कि ऐसा ही होता होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये जो अब तक हमें मिल रहा था यही सब कुछ बढ़िया है, अब इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो हम पहले से ही बना लेते हैं ना धारणाएं, तो ये गलत है और यही आपके लिए एक बैरियर का काम क्रिएट करती है। आप इसकी वजह से ये नहीं सोचते कि सामने वाले की भावनाओं पे कितना हो सकता है कि ठेस पहुंच रहा हो, उसको कैसे फील हो रहा हो, और कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका रॉन्ग कंक्लूजन निकलता है। क्योंकि कई बार जब सामने वाले के लिए गलत धारणा बना लेते हैं और उसको चीज के बारे में पता चलता है तो वो उसको डिमोटिवेट कर जाता है। तो ये भी एक तरीके का बैरियर होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसका ध्यान ही नहीं है हमारी बात में। जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार इसके एग्जाम्पल में पढ़ा कि एक सुपीरियर के पास एक सबॉर्डिनेट आता है अपनी बात को कहने के लिए, और बहुत बार ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि हम अपने से किसी बड़े के पास या किसी भी अपने दोस्त के पास मान लो अपनी कोई समस्या को लेकर आए, हम उसके सामने बात करना चाहते हैं कि हमसे कोई तो सॉल्यूशन बताए, बट वो ऑलरेडी अपने ही धुन में है या कोई अपनी किसी चीज में बिजी चल रहा है, या उसके सामने कोई एक फाइल है वो उस पर बिजी है, और उसने आपकी बातों को सुना अनसुना, मतलब सुनकर भी अनसुना हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो माइंड था वो प्री ऑक्यूपाइड था किसी और चीज से, है ना। तो एक सबॉर्डिनेट आया, उसने सुपीरियर को अपनी सारी प्रॉब्लम समझाई, लेकिन सुपीरियर ऑलरेडी एक फाइल में बिजी था, तो उसने करके हाँ ठीक है ओके कर दिया। अब हमारे सबॉर्डिनेट को तो सॉल्यूशन मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो अगर तुम भी ये लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, दिमाग तुम्हारा कहीं और है, आंखें तो तुम्हारी सामने देख रही हैं लेकिन दिमाग तुम्हारा कहीं और ही बिजी है कि इस टाइम पर रजनी क्या कर रही है, प्रीति क्या कर रही है, तुम्हारा कैटरीना क्या कर रही है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस तरफ ही है। तो लैक ऑफ अटेंशन है बेटा, मैं जितना भी अपना गला खराब कर लूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक, सो प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर लीड्स टू नॉन लिसनिंग, सुनकर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज में भी मिस, तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे। वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिया। उसके बाद लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो मैसेज है उसको बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारे चैनल्स से गुजर कर जाना पड़ता है, और उसकी वजह से कई बार हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो खो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, और ऐसा ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा होता है। तो पुअर रिटेंशन, ये तो चलो ठीक है कि लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, बहुत सारे लेवल से होकर गुजर रही है, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों तक वो बात जाती है ना,
तो भाई उसके अंदर एडिशन डिलीशन कुछ भी हो सकता है। और पुअर रिटेंशन का मतलब क्या है कि हम पूरी तरीके से उस मैसेज को रिटेन नहीं कर पा रहे। अगर मैंने 10 लाइनें बता रही हूँ ना तुम्हें यहाँ पे, तुम एग्जाम में 5 लिख कर आ रहे हो, दिस इज पुअर रिटेंशन। तो ये गलत है ना, ये भी तो एक तरीके का बैरियर है। मैंने तुम्हें 10 लाइनें बताई, तुम 5 लिख कर आ रहे हो, तो ये करेगा ना तुम्हारे मार्क्स को कम। तो दिस इज पुअर अटेंशन, पुअर रिटेंशन, सॉरी, ठीक है। सो इट लीड्स टू इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। तो आपकी टीचर को पूरा मैसेज समझ में नहीं आएगा, फिर नंबर कम मिलेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट। अब डिस्ट्रस्ट क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या? लैक ऑफ ट्रस्ट, नहीं है हमें विश्वास, सेंडर और रिसीवर को आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये भी तो एक तरीके का बैरियर है। तो कई बार पार्टीज एक दूसरे को बिलीव नहीं करती, एक दूसरे के शब्दों पर बिलीव नहीं करती, कहीं ना कहीं से उन्हें वेरिफिकेशन चाहिए उन सब बातों का, तो ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है। और यहाँ पर भी वो सामने वाले के मैसेज का ट्रू मीनिंग समझ में नहीं पाते हैं। ठीक, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरफ। बच्चे, ये बैरियर हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुद क्रिएट करता है, उसी ने कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी पॉलिसी बना रखी है जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो इसमें सबसे पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर सपोर्टिव नहीं है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना, देखो मैं ये देखती हूँ और मुझे खुद को ये बहुत बुरा लगता है बीइंग अ टीचर, जब बच्चे हमारे टीचर्स के लिए कई कई बार बहुत कुछ गलत बोल देते हैं, तो सच में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, एक टीचर, आपके पेरेंट्स के बाद एक टीचर ही होता है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही खुश होता है, आपकी सक्सेस को देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे जो स्कूल है वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। वो अगर टीचर्स को अलाउड नहीं कर रहे हैं कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करो, आप उनके डाउट्स को सॉल्व करो, या आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट हो, कई बार टीचर्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं उस स्कूल के रूल्स से। भाई उनको देखो नौकरी करनी है वहां पे, तो उस प्रोटोकॉल को वो नहीं तोड़ सकते, वहां के उन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो बैरियर क्रिएट होगा, जो आपके और टीचर्स के बीच में क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हो कि स्कूल टीचर्स तो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, आपके लिए कुछ करते नहीं है, ठीक है। अब कोई अगर एक हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक के हाथों में है, तो फ्री कम्युनिकेशन वहां पर नहीं होता, जो एक बैरियर क्रिएट करता है। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिजिड रूल्स बना रहे हैं, लेंदी प्रोसीजर है, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिले हो रहा है। और स्ट्रिक्टली किसी चीज को हमें फॉलो करना है कि भाई तुम स्केलर चेन को ही फॉलो करोगे, कुछ भी हो जाए आपको स्केलर चेन ही फॉलो करना है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन हमारा खराब हो गई। स्टेटस, पोजीशन। स्टेटस जो है सुपीरियर का, कई बार वो भी उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना देता है सबऑर्डिनेट के साथ कि भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक स्टेटस पे हूं। अब मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, देखने का दोनों नजरिए हो सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि अच्छा मैं तो बॉस हूं इन सब की, मैं क्यों इन लोगों से बात करूं, ये भी एक बैरियर है। या मैं ये कहूं कि देखो यार मैं बॉस हूं इनकी, मैं इनकी सुपीरियर हूं, अगर मैं बहुत ज्यादा इन लोगों के साथ घुलूंगी मिलूंगी तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो हैम्पर हो जाएगा, ये लोग मेरी सुनना बंद कर देंगे, और सुनना बंद कर देंगे ना तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि काम नहीं होगा। तो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। तो अपने स्टेटस को देखते हुए भी कई बार एक सुपीरियर जो होता है वो ज्यादा बात नहीं करता अपने सबऑर्डिनेट से। इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी एटीट्यूड वाला है, भाई उसका स्टेटस उसे अलाउड नहीं कर रहा कि वो बहुत ज्यादा मिलजुल कर आपके साथ रहे। तो इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से देख सकते हो, बट हाँ बैरियर तो है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने इतना लंबा चौड़ा बना दिया, उसके अंदर इतने फिल्टरिंग पॉइंट्स है कि बहुत सारे चैनल से होकर हमें गुजरना पड़ रहा है, तो भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम खुलकर अपनी बात को कह सके कि भाई आप प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं करते हो, कोई मीटिंग नहीं होती आपके यहाँ पर। बट अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मीटिंग रखते हैं, सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, कंप्लेन बॉक्स रखा हुआ है, कई बार इवेंट कराते हैं तो सोशल गैदरिंग भी होती है आपस में मिलजुल कर, तो ऐसे में कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। बट अगर ये सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं पर्सनल बैरियर्स की तरफ। अब हमारा कुछ पर्सनल अपना ही रीजन है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक, जिसमें सबसे पहला बैरियर है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर कि कई बार एक सुपीरियर इसी वजह से अपनी बात को छुपा देता है। सप्रेस मतलब बात को छुपाना, दैट थ्रेटन्स द अथॉरिटी, जहां पर उसे लगता है कि ऐसा ना हो इस बात को कह देने से उसके हाथों से अथॉरिटी चली जाए। कई बार होता है ना कि एक हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात पता चली, हमें लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट में गड़बड़ चल रही है, हमने टॉप लेवल को जाके वो बात बता दी।
अब हो सकता है भाई टॉप लेवल को पहले से पता हो, या फिर टॉप लेवल का कोई जानकार या रिश्तेदार उस डिपार्टमेंट में हो और हमने ये बात वहां जाके कह दी, तो कल को हमें उन्होंने कह दिया कि ठीक है आज से कल से तुम मत आना, या अब से तुम मैनेजर नहीं हो, अब से तुम उस डिपार्टमेंट में नॉर्मल एक एम्प्लॉय हो, तो कल को हमारी अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज ना हो जाए, तो इस वजह से भी हम बात को छुपा जाते हैं। तो पर्सनल रीजन है अपना। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। जब हमारे सुपीरियर को हमारे सबॉर्डिनेट की कैपेबिलिटी पे शक होता है या उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो भी एक सुपीरियर बातचीत करना पसंद नहीं करता। जब काम होता है तभी बताता है, उससे पहले कुछ भी चीज उनके साथ डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, हम नहीं करना चाहते, अवॉइड कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इससे हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो हम नहीं कम्युनिकेट करते। ठीक है, मतलब हमें इंट्रोवर्ट बनने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, जब हमें लगता है कि यार हम तो इनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, एक सजेशन लेकर आए, बट अब बदले में हमें क्या मिल रहा है, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार ही बता दिया, हर बार इन्हें फायदा हुआ, बट ये कभी आके हमें अप्रिशिएट नहीं करते, कभी कोई हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता उस चीज का, तो आगे से हम बताएंगे नहीं, हम मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीके का बैरियर। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे सारे बैरियर्स। अब इस कम्युनिकेशन को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, तो उसके भी कुछ रूल्स है, उसके भी कुछ मेजर्स हैं, कैसे आप इसको बढ़िया बना सकते हो, तो बड़े मजेदार तरीके से सुनना जरा। सबसे पहले, आप किसी से अपनी कोई बात कहना चाहते हो, दिल पर हाथ रख के पढ़ना इसको, और आंखों को बंद करके सिर्फ उसी को सोचना। दिल पर हाथ रखो, उसकी तस्वीर के बारे में सोचो, आंखों में बस उसी के बारे में सोचो, आंखें बंद करके। ठीक है। क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जब तुम किसी से बात करने जा रहे हो ना, क्या बात करने जा रहे हो, उस आइडिया को क्लियर करो, मुद्दा क्या है बात करने का। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि तुम्हें क्या कम्युनिकेट करना है, तो भाई तुम वहां जाके ना कुछ भी बड़बड़ करके बोलाओगे, बनती बनाई कहानी तुम बिगाड़ कर आ जाओगे। तो द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर टू द एग्जीक्यूटिव इन ऑल द रिस्पेक्ट। तुम्हें खुद को पहले उस चीज के बारे में पता हो कि क्या है, तो उसको स्टडी करो, एनालाइज करो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जाकर तुम्हें उस चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो बात कहने से पहले तुम्हें क्लियर हो कि बात कहनी क्या है। ठीक। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। सामने वाले की नीड के हिसाब से बात करना। उल्टी सीधी इधर उधर की बात करोगे या उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कम्युनिकेटर को सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग लेवल समझना है। आप जब बात कर रहे हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है वो समझिए, और उसी के अकॉर्डिंग, उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसके कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के अकॉर्डिंग उसको आपने एडजस्ट करना है। कि तुम तो 10 लाइनें तुमने इंग्लिश में लर्न कर ली थी और वही जाके उसके सामने बोलने वाले थे, और तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हारी रजनी को इंग्लिश आती ही नहीं थी, तो तुमने 10 लाइनें इंग्लिश में उसके सामने पटर 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 बोल दी, उसको तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आया। अब क्या कर लोगे तुम? तो भाई उसकी नीड को समझ लो। ठीक है। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अब तुम सभी के ग्रुप में ना एक बंदा जरूर ऐसा होगा जो इस मामले में एक्सपीरियंस्ड होता है ना, एक एक्सपीरियंस होल्डर जरूर होगा। तो भाई एक काम करो ना, उस एक्सपीरियंस वाले बंदे से थोड़ा सा कंसल्ट कर लो कहने से पहले। तो आप यहाँ पर अगर दूसरों को अपनी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करोगे तो वो तुम्हें कोई राय दे देंगे, तो पार्टिसिपेशन ले सकते हो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। राजू कहता है रजनी मैं ही तुझसे प्यार करता हूं और मैं ही तेरे साथ शादी करूंगा। भाई तू लठ मार रहा है उसको या प्रपोज कर रहा है? थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज, टोन, कंटेंट का तो ध्यान रख, कुछ तो प्यार से बोल। तो बेटा जब भी मैसेज ट्रांसफर किया जाता है ना, तो आपको अपनी टोन, अपना कंटेंट, अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना होता है, ताकि सामने वाला आपके मैसेज को गलत ना समझे, उसके सेंटिमेंट्स, उसके इमोशंस को हर्ट ना हो। ठीक है। सो मैसेज का कंटेंट, उसकी टोन, उसका जो मैनर है, बोलने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, सिंपल हो, समझने लायक हो, सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करता हो, और एकदम से रिस्पॉन्स लेकर आए। और बेटा राजू ऐसे बोलेगा ना तो रिस्पॉन्स तो तुझे बहुत बढ़िया मिलेगा। उसके बाद कन्वे द थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। आप ऐसी ही बातों को करें जो सामने वाले के लिए वैल्यू रखती हो। तो अंडरस्टैंड करो सामने वाले का इंटरेस्ट और नीड, और उस मैसेज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करने की कोशिश करो सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से, कि उसको मजा आ रहा हो तुम्हारी बात को सुनने में। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछो फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है। ठीक है। तो एनकरेज करो सामने वाले को कि वो तुम्हें रिस्पॉन्स दे, तो फीडबैक आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। आज के लिए भी कम्युनिकेट करना है, फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करना है। मतलब ऐसे नहीं कि यार तुम्हें आज ही बात करनी थी क्या उससे, तो हमेशा अपनी बात के अंत में कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ दो कि कल को उसका मैसेज जरूर आए। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि अपने आज के लिए और फ्यूचर गोल्स के लिए भी आपको बात करनी होती है। फॉलो अप द कम्युनिकेशन, टाइम टू टाइम ये चेक करते रहो कि सामने वाला भूला तो नहीं है, भाई तुम्हें भूला तो नहीं हो गया वो। तो रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए।
और इससे क्या होता है, हडल्स आपके जो है कम्युनिकेशन में जो रुकावटें हैं वो हटती है, प्लान्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पाते हैं। और द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी अ गुड लिसनर, और ये अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना कि हमेशा किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सुनना सीखो। बी ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सुनता है, क्योंकि जो सुनता है वो 10 अलग अलग चीजों को सुनता समझता है और उसकी नॉलेज ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा पटर पटर बोलने वाला नहीं बनना है, सामने वाले की सुनना भी है। सो मैनेजर शुड प्रैक्टिस द पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनिंग। आपको सामने वाले की बात सुननी है, और सुनना ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है कई बार, और इससे ये भी लगता है कि आप उसके बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो बस यही था आपका डायरेक्टिंग चैप्टर, एंड आई नो कि बहुत मेहनत लगी होगी इस चैप्टर को आपको पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो गया, लंबा चला गया, बट बेटा ट्रस्ट मी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले चैप्टर से, और 6 का अगर नहीं आया तो 3 और 4 मार्क्स में भी मिला जुला के भी 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, और क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही थी कि आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है और हर एक चीज को आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब डिटेल में पढ़ाएंगे तो देखो समय तो लगता है ना, तो अच्छी चीजों में समय तो लगता ही है। तो बस यही आपकी काजल मैम ने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए तैयारी कर लीजिए अब इस चैप्टर की, अच्छे से अपने बुक में से, नोट्स में से, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को पढ़िए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कुछ कुछ आंसर्स को लिख कर देखिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।